हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन डियर चैनल। स्टडी इन डियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है उसको हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उसके बाद किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जितने भी ये लेक्चर होंगे हम इसमें डिटेल से आपको चीज़ें समझाएँगे। और यहाँ पे बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए ये लेक्चर बन रहे हैं जो अभी स्टार्टिंग फेज़ में है और जो चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो उन सब के लिए ये जो बिगिनर्स हैं उन सब के लिए ये जो लेक्चर हैं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, जो हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, इसका किस तरीके से निर्माण होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इससे भी पीछे ले जाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगें। देखिए, शुरू में क्या क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया पे रूल किया, तो उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे क्या करना है, शासन स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने जो पॉलिसीज़ थी वो चेंज की, सोशल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ थी वो चेंज करते गए। ओके, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज करते रहे, जिससे कि क्या हुआ, इंडिया का जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इंडियंस को समझ में आया कि जो ये ब्रिटिशर हैं ये हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है, ये सोशल है, इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो फिर इंडिया के जो लोग थे इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया कि हमारे इंडिया में जितनी भी चीज़ें आप चेंज कर रहे हैं, अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को सही वे में चेंज करो जो कि इंडियंस पीपल के लिए फ्रूटफुल हो सके। तो धीरे धीरे क्या किया, आपने देखा होगा कि जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट है 1833 का हो गया, 1853 का हो गया। ओके, उसके बाद 1858 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसके बाद 1891 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। धीरे धीरे इंडियंस जो थे उस टाइम के, जो इंडियंस थे जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा। और ऑर्गेनाइजेशन को जब सेटअप करा तो उन्होंने जो ब्रिटिशर थे उनसे मांग करी कि हमारे लिए ये चीज़ करिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जिस तरीके से एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज़ थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो कि ऑप्रेसिव थी, ओके, इंडियंस के लिए, उन चीज़ों को उन्होंने कहा कि रेक्टिफाई कीजिए। आपको पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे उसमें अपनी जो हिस्सेदारी थी उसको बढ़ाने की कोशिश करी। ओके, और धीरे धीरे जो डिमांड स्टार्ट करने लगे। अब देखिए, जो हमारी जो डिमांड थी वो किस तरीके से आती रहती है। देखिए, 1885 में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुए, इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे। धीरे धीरे वो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर से कि हमारे लिए जो चीज़ें आप बना रहे हो, जो लॉज बना रहे हो, वो क्या होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, इंडिया के लिए होने चाहिए, इंडिया की जो पीपल्स हैं उनके लिए होने चाहिए, फ्रूटफुल होने चाहिए, ऑप्रेसिव नहीं होने चाहिए। फिर 1885 में जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसने फिर 1891 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहा इंडियन जो काउंसिल एक्ट था उस टाइम पे। ओके, उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो डिमांड थी वो और ज़्यादा इंक्रीज होती रही। फिर आपको पता है 1905 में हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। ओके, स्वराज इन द सेंस कि खुद का हमारा क्या होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, खुद का रूल होना चाहिए। हमें स्वराज की मांग करने लगे हम 1905 में। ओके, जब हमने यहाँ पे देखा था 1905 में, जब जो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, ओके, जैसे कि आप सभी को पता है बंगाल का जो पार्टीशन होने लग गया था उस टाइम पे, तो हमने कहा कि नहीं, बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट मूवमेंट चला। फिर हमने कहा कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, स्वराज मतलब हमारा खुद का रूल होना चाहिए। उसके बाद ये डिमांड लगने लगी। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा इंडियन स्ट्रगल में, तो फिर हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग करी। ओके, डोमिनियन स्टेटस की मांग करी। फिर डोमिनियन स्टेटस की मांग के बाद हमने फिर उसके बाद और अलग अलग मांगे स्टार्ट करना, और अलग अलग जो मांगे थी उसको मांगना स्टार्ट करा। जैसे कि आपको पता है 1929 के बाद ओके नेहरू रिपोर्ट आई। ओके, नेहरू रिपोर्ट में किस तरीके से, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया ओके कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट होने चाहिए इंडियंस के लिए। ओके, इंडिया का किस तरीके से जो डोमिनियन स्टेट है वो किस तरीके से होना चाहिए। फिर 1929 में नेहरू रिपोर्ट के बाद आपको पता है कि 1929 में 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, और 1929 में उसके बाद आपको पता है
कि किस तरीके से जो एक फ्रंट था, जो यूथ फ्रंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जैसे कि नेहरू जी हो गए, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, उन्होंने इस टाइम पे कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो नारा था, क्योंकि 1949 में जब लाहौर में सेशन हुआ था तो उस टाइम पे भी कहा गया था लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, और उसके बाद से जैसे जैसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग चलने लगी तो उसके बाद कहा जाने लगा कि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। पर उस कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम किया जाए, उस चीज़ की जो पीछे की जो मूलभूत संरचना है उसको, वो संरचना बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो जने हैं वो बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए। बट जो ये आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो सबसे पहले कब आया, अब इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसको सबसे पहले जो आइडिया था वो किस तरीके से आया और किसने लिया, और धीरे धीरे कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और लास्ट में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और फिर उसने हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम किया था। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जो इंडियन नेशन जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो सबसे पहले 1934 में आया था। किसके मन में? एम एन रॉय। ओके, ये एम एन रॉय पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या करना पड़ेगा, गठित करना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट कि जो एम एन रॉय थे, इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था इसको पुट फॉरवर्ड करा था। ओके, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस चीज़ को पुट फॉरवर्ड किया कि हाँ, हमारी एक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो होनी चाहिए, जो कि क्या करेगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो फिर 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो कि फ्रेम करेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के बिहाफ से, आईएनसी इन द सेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से, कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का होना चाहिए, बट जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें किसी भी जो बाहर के जो देश के लोग हैं, या मेनली ये ब्रिटिशर को कह रहे थे कि इनका क्या नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी उसको इलेक्ट किया जाएगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, एडल्ट फ्रेंचाइजी इन द सेंस कि जो 18 साल से ऊपर हैं आज की डेट में, जो कि वोट देते हैं उस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ें थी। अब देखिए आगे क्या डेवलपमेंट होता है। अब देखिए धीरे धीरे जो ये डिमांड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो हम डिमांड कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी करी, एम एन रॉय ने भी करी, इस डिमांड को ब्रिटिशर के द्वारा क्या मान लिया जाता है, अगस्त ऑफर में। ओके, जो अगस्त ऑफर था ये 1940 में आता है, और आपको बताना है कि जब अगस्त ऑफर आया था तो उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे। ओके, वाइस रॉय कौन थे इंडिया के उस टाइम पे, प्लीज़ बताइएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पे जो अगस्त ऑफर आया था तो अगस्त ऑफर ने कहा कि हाँ, हम आपकी ये डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जो कि फ्रेम करेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, ये चीज़ सबसे पहले कही गई थी। ओके, तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कब एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपके लिए बनाई जाएगी, तो वो है अगस्त ऑफर। ओके, फिर 1942 के टाइम पे सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि मेंबर थे कैबिनेट के, वो इंडिया आते हैं। ओके, और इंडिया आते हैं और वो प्रपोजल रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करेंगे, बट कब करेंगे, वर्ल्ड वार टू के बाद। अब उस टाइम पे तो कोई भी ये नहीं था कि वर्ल्ड वॉर टू कब ख़त्म होगा। ओके, आज भी हो सकता था, कल भी हो सकता था, कितना भी टाइम लग सकता था, जिसके कारण क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया जो क्रिप जो स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो प्रपोजल लगाया गया था उसको रिजेक्ट किया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी। मेनली मुस्लिम लीग के द्वारा इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि जो मुस्लिम लीग चाहती थी उस टाइम पे कि दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने दो ऑटोनोमस स्टेट के लिए, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा इंडिया। ओके, और दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए, और ये अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। बट इस चीज़ को
क्रिप्स प्रपोजल के द्वारा मना किया गया। ओके, नाउ उसके बाद क्या होता है, फाइनली कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है कम से कम 24 मार्च 1946 को। ओके, ऑल्दो ये सबसे पहले रिजेक्ट कर देते हैं टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, बट एनी हाउ या मोर और लेस ये क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करता है, और फिर जाके कैबिनेट जो मिशन है वो कुछ हद तक क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। और फिर कैबिनेट जब मिशन प्लान आता है इंडिया में, तो फिर इसके अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या गठित कर दिया जाता है। ओके, नवंबर 1946 को, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जब गठित किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके क्या क्या फीचर थे, उन फीचर को हमें यहाँ पे देखना इम्पोर्टेंट है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर टाइम इन फीचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब मैं इन फीचर को बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो इंडिया का जो कॉन्फ़िगरेशन था, या इंडिया किस तरीके से डिवाइडेड था। जैसे कि आज इंडिया है, हमारा कंट्री है, फिर स्टेट है, फिर स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट है। ओके, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक है, तालुकाज है। ओके, तो उस टाइम पे इंडिया किस तरीके से था। ओके, अब देखिए उस टाइम पे हमारा जो इंडिया था वो कुछ इस तरीके से था। देखिए उसमें ब्रिटिश इंडिया था। ओके, ब्रिटिश इंडिया था और प्रिंसली स्टेट थे। ओके, जहाँ राजे रजवाड़े होते थे। और ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली रूल कर रही थी। अब देखिएगा जो ब्रिटिश इंडिया थी, वो ब्रिटिश इंडिया भी दो तरीके से डिवाइडेड थी। ब्रिटिश इंडिया में एक गवर्नर प्रोविंसेस होती थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ओके, गवर्नर प्रोविंसेस होती थी और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी। ओके, उस टाइम पे 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। तो इन सब से मिलके बना था ब्रिटिश इंडिया, और इसके अलावा क्या था, प्रिंसली स्टेट थी। तो उस टाइम पे इस तरीके से इंडिया का जो स्ट्रक्चर था उस टाइम पे इस तरीके से था। अब आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। अब देखिएगा उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी या टोटल सीटें थी उस टाइम पे रखी गई थी 389। ओके, 389 थी। अब इसको भी डिवाइडेड किया गया था। ओके, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 93 जो सीटें थी वो प्रिंसली स्टेट्स को चले गई थी। अब 93 जब इनको चले गए तो टोटल बची अब 296। ओके, 296। उसके बाद जो 296 सीटें थी, उस 296 सीटों में भी 292 तो चले गई जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी, और 4 चले गई चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से भी सबको एक एक सीट बांटी गई। ओके, तो इस तरीके से इन सीटों का क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रोविंसेस थी या प्रिंसली स्टेटेड थे, ओके, उनको जो सीटें जो डिवाइड की गई थी या दी गई थी, वो जो सीटें उनको मिलनी थी कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो मिलनी थी उनकी जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में उनको जो क्या करनी थी, सीटें मिलनी थी कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और रफली अगर हम बात करें तो जो एक सीट पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए अलॉटेड हुई थी उस टाइम पे। ओके, अब नाउ यहाँ पे देखिएगा जो सीट अलॉटेड की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए, उसको डिवाइड किया गया किसमें, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में। एक तो मुस्लिम, फिर सिख और जनरल। जनरल में वो सारी आने लगी थी एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख के अलावा जितनी भी कम्युनिटी छूट गई वो जनरल के अंदर आ गई उस टाइम पे। ओके, अब देखिए जो सीटें थी, वो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीटें मिली थी उसको अलोकेट किया गया किसको, किसमें, प्रिंसिपल कम्युनिटीज, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो ये सीटें अलॉटेड की गई, ये किस बेसिस पे अलॉटेड की गई, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ओके, अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट है इसमें विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस कम्युनिटी के, उनको इलेक्ट किया गया था बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। देखिए हुआ क्या था उस टाइम पे, आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा उतनी आसानी से नहीं लग रही होंगी, मैं आपको चीज़ें आसान करके बताता हूँ। होना क्या था देखिएगा, जैसे आज की पार्लियामेंट है, उस टाइम पे समझ लीजिए वो क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। आज की जो स्टेट है वो उस टाइम के प्रोविंसेस थे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए।
अब होना क्या था, जो 389 सीटें थी ये डिवाइडेड थी प्रोविंसेस में, ओके, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में ऑन प्रिंसली स्टेट में। अब देखिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थी, ओके, और ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, ओके, और ये प्रिंसली स्टेट थे, ये मान लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना था, यहाँ से जो सीट अलॉट 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 की गई थी इन सबको, ओके, अब इन सीट जब एलोकेट की गई थी तो यहाँ से प्रोविंसेस से उठ के जो मेंबर थे इन्होंने जाना था कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है, जैसे कि आज की पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब यहाँ पे जब इन्होंने जाना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो इन्होंने यहाँ पे डिसाइड करना था कि किस तरीके से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ओके। इस तरीके से आप पिक्चर को माइंड में रखिएगा, ओके। अब हुआ क्या कि चौथे पॉइंट में क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे सिख कैंडिडेट उठता है किसी प्रोविंसेस में और यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट उठता है किसी प्रोविंसेस में, तो एक सिख बंदे को सिखों के द्वारा ही चुना जाएगा और इस मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम्स के द्वारा ही चुना जाएगा। तो ये एक प्रकार से कॉम्युनल इलेक्टोरेट होता है, ओके, और इसी चीज़ को अप्लाई किया गया था उस टाइम पे, ओके। तो यहाँ पे लिखा भी गया है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी, जो ईच कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होने थे वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द provincial legislative assembly and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि दो चीज़ें होती हैं, एक फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट होती है और दूसरा होता है मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। तो ये दो चीज़ें होती हैं, तो इसमें इस चीज़ का प्रयोग किया गया था। सिंपल इस तरीके से आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। जो इसमें फिफ्थ पॉइंट था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब क्या था इसका मतलब, देखिए इसमें क्या था कि सपोज ये प्रिंसली स्टेट है, अब प्रिंसली स्टेट का एक हेड है, मतलब वहाँ का राजा है। अब ये चाहे तो अपने प्रिंसली स्टेट में से किसी भी एक बंदे को यहाँ पे क्या कर सकता था, नॉमिनेट कर सकता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, ओके। यहाँ कोई वोट नहीं होने थे, ओके, यहाँ सिर्फ नॉमिनेशन होना था, ओके। तो अब आप कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें तो कुछ पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली क्या थे, नॉमिनेटेड थे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके अलावा देखिए जो मेंबर वेयर टू बी इलेक्ट, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था, ओके, बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजी, ओके। अब हुआ क्या था, इस चीज़ को यहाँ पे समझिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर थे, ओके, और पार्टली इलेक्टेड थे, पार्टली नॉमिनेटेड थे। अब किस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे समझिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छे से हो जाए। देखिएगा यहाँ पे आज के टाइम पे जैसे राज्यसभा का जो इलेक्शन होता था सेम उसी तरीके से कह सकते हैं। देखिए स्टेट है, प्रोविंसेस है, उस टाइम पे इस प्रोविंसेस में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ओके, ठीक है। आज की स्टेट असेंबली की बात समझ लीजिए आप, ठीक है। उस टाइम पे इलेक्शन हुआ, इस यहाँ पे सपोज 70 मेंबर थे, इन 70 मेंबर्स को चुना गया कि हाँ उस प्रोविंसेस के लिए, ओके। अब इन जो ये 70 मेंबर चुने गए, इन 70 मेंबर्स में से ये 70 मेंबर डिसाइड करेंगे किन 10 मेंबर्स को कहाँ भेजना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये किस तरीके से हुआ कि जनता ने इनको चुना और इन्होंने किस अपने में से ही 10 मेंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए क्या कर दिया, चुन लिया। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। अब देखिए तो ये पार्टली इलेक्टेड हो गए, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है पर इलेक्टेड तो है ना। और दूसरा नॉमिनेशन, नॉमिनेशन किसने किया था, प्रिंसली स्टेट का जो हेड था उसने अपने में से किसी बंदे को क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेज दिया। तो इसी चीज़ को पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड किया गया और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मैंने आपको चीज़ें समझा दी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी, ओके। अब देखिएगा जो कॉन्स्टिट्यू ओके, अब देखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ओके, द इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, ठीक है।
296 सीट के लिए, ओके, जो 296 जो सीट थी वो एलोकेट की गई थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को, आपको पता है, ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 के टाइम पे हुआ था, ओके। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिएगा जो 296 सीटें आपको पता है कि किसके लिए रखी गई थी, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए, जिसमें कि गवर्नर प्रोविंसेस भी थी और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी थी। तो उसमें से 296 सीटों में से 208 सीट तो कौन जीत गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 सीट जीत गई जो मुस्लिम लीग थी, और 15 सीट अदर जीत गई, ओके। तो 93 जो सीट अलॉटेड की थी प्रिंसली स्टेट को, वो फील्ड नहीं हुई। वो फील्ड क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेशन था या वहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग नहीं लेंगे, वी विल स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके। तो तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम मान सकते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एडलट फ्रेंचाइजी। बट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें लगभग इंडिया की जितनी भी कम्युनिटी थी, वहाँ सारे के सारे कम्युनिटीज़ ने भाग लिया था, ओके। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन हो, इंडियन क्रिश्चियन हो, एससी हो, एसटी हो, या यहाँ तक कि उस टाइम पे वुमेन्स भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक महान पर्सनैलिटी उस टाइम पे नहीं थी, जिन्हें कि हम महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे या मेंबर नहीं थे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो गाइज, फिलहाल के लिए हम जो लेक्चर है वन, इसको यहीं पे रखते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें हैं फिलहाल आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो लेक्चर को एक बार दोबारा देखिएगा, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छे से बन पाए, ओके। फिर से लेक्चर नंबर 2 में आएंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, और फिर उसमें अच्छे से और बेहतर तरीके से हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।